अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही मकबूल अफसाना, रिक्शा वाला। रिक्शा वाले के खालिक हैं जनाब फ़हीम अख्तर लंदन, और उनका ये अफसाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उम्दा है। मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी इस अफसाने को उतना ही पसंद करेंगे जितना मैं पसंद करता हूँ। तो पेशे खिदमत है अफसाना रिक्शा वाला। हरिया का ताल्लुक़ एक मामूली किसान ख़ानदान से था। हरिया का बाप जब बूढ़ा हो गया तो हरिया पर घर बार संभालने का बोझ डाल दिया गया। बेचारा हरिया दिन भर खेतों में काम करता और शाम को घर आकर अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता। हरिया की पैदाइश दरभंगा ज़िला के हरिपुर में हुई थी। सूबाई बदहाली और गरीबी ने हरिया के घर वालों का जीना दोभर कर दिया था। कुछ दिनों तक तो हरिया घर का खर्चा चलाता रहा, मगर ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया हरिया की परेशानियां बढ़ती गई। बीवी के अलावा 4 बच्चों का साथ हरिया की हिम्मत को पस्त किए हुए था। गांव के ज़्यादातर नौजवान गांव छोड़कर शहर की तरफ रोजगार की तलाश में निकल चुके थे। आज हरिया जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसका मूड मुंतशिर था। अरे भोली की माँ, सुनती हो? क्या हुआ जी, काहे इतना चिल्ला रहे हो? कल तुम्हारा सारा बोरिया बिस्तर बांध लो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। आपका दिमाग चल गया है का? हाँ, मेरा दिमाग चल गया है। तंग आ गया हूँ ये रोज रोज की भुखमरी से। मैं कल स्टेशन जाकर पता करता हूँ कि कलकत्ता वाली गाड़ी किस वक्त आती है। हरिया की बीवी अपने शौहर के हुक्म को सुनने के बाद घर से थोड़े से सामान को समेटने में लग जाती। हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही हरिया और उसका परिवार भीड़ में धक्के खाता हुआ बाहर निकल आया। सामने हावड़ा पुल को देखकर हरिया का बेटा भोला खुशी के मारे उछल पड़ा। बापू, देखो ये का है? हाँ रे, ये का है? हरिया भी हैरानी से देखने लगता है। इतने में एक रिक्शा वाला हरिया की हैरानी को देखते हुए बोल पड़ता है, अरे यही तो हावड़ा का पुल है। अरे बाप रे, ये पुल है? इतना बड़ा? हरिया की बीवी बेसाख्ता बोल पड़े। तुम लोग का नए हो? रिक्शे वाले ने पूछा। हरिया बोला, हाँ भाई, कुछ ही देर तो हुई है यहाँ पहुँचे हुए। कुछ काम वाम आता है? रिक्शा वाले ने पूछा। खेती बाड़ी जानता हूँ, हरिया ने जवाब दिया। खेती बाड़ी? यहाँ कहाँ? यहाँ तो बाबू लोग होते हैं या फिर हम जैसे मजदूर लोग। मगर भाई शहर है बड़ा मज़ेदार, हर ज़ात और मज़हब के लोग तुमको यहाँ मिलेंगे। हरिया और उसकी फैमिली रिक्शे वाले की गपशप में इस तरह उलझ गए कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं हुआ। अरे देर हो गया, मुझे रिक्शा गैरेज करना है। लेकिन सुनो, तुम लोग कहाँ जाओगे? काहे ना तुम लोग मेरे साथ चलो। हरिया और उसकी बीवी बच्चों ने गठरी उठाई और रिक्शे वाले के साथ चल दिए। भाई ज़रा सर बचाकर अंदर आना। रिक्शे वाले ने हरिया को अंदर आने से पहले एक वार्निंग दे दी। एक छोटा सा कमरा था,
एक कोने में कुछ खाने बनाने का सामान पड़ा था और एक कोने में बाल्टी में पानी भरा पड़ा था। हरिया और उसकी बीवी अपने 4 बच्चों के साथ कमरे का गौर से मुताला कर रहे थे कि रिक्शे वाले ने आवाज़ लगी, भाई हमरा महल पसंद आया। हरिया ने कमरे से फ़ौरन बाहर निकल कर कहा, ना भाई, तुम तो भगवान का रूप हो जो हम जैसन गरीबों को का दर्द समझते हो। ना भाई, तुम तो भगवान का रूप हो जो हम जैसन गरीबों का दर्द समझते हो। रिक्शे वाले ने खांसते हुए कहा, देखो भाई, ये कथा छोड़ो, अब हम बाजार जाकर कुछ खाने वाने का सामान ले आते हैं। दूसरे दिन रिक्शा वाला अपने काम पर निकल गया। हरिया भी काम ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ा। जब शाम हुई तो रिक्शा वाला वापस आया और हरिया से हाल चाल पूछा। हरिया की बेबसी पर रिक्शा वाले को रहम आ गया। उसने हरिया से पूछा, क्या रिक्शा चलाओगे? हरिया ने फौरन जवाब दिया, मगर कैसे? अरे हम सिखा देंगे। रिक्शे वाले ने कहा, देख भाई, ये है तो बड़ा मेहनत का काम। इसमें रिक्शा को बैलेंस रखना पड़ेगा और कभी तेज़ और आहिस्ता दौड़ना पड़ेगा। और हाँ, अगर मोटा ग्राहक हो तो पैसा ज़्यादा मांगना। हरिया के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, मगर मरता क्या न करता। हरिया को रात भर नींद नहीं आई। वो इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर कैसे वो ये रिक्शा चला सकेगा। रिक्शा वाले की सेहत के मुकाबले में हरिया की सेहत तो फिर भी बेहतर थी। सुबह होते ही रिक्शा वाला हरिया को लेकर खोज बाबू के घर पहुंच गया। खोज बाबू इतने मोटे थे कि उनकी धोती उनके डील डॉल को बमुश्किल से छुपा सकती थी। मुंह में पान था और गले में काली माता की मूर्ति लटक रही थी। नमस्कार बाबू। अरे सूखा, ये किसको पकड़ कर लाया है? मालिक, ये अपना हरिया है, रिक्शा चलाना चाहता है। अच्छा, कभी चलाया है? नहीं मालिक, हम ट्रेनिंग दे देंगे। देख, सिखा, तुम कहता है तो सुखा, तुम कहता तो हम मान लेते हैं। तुम इसको यहाँ के सारे नियम बता दो और ये जब तैयार हो जाए तो इसको रिक्शा दिला दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर वापस लौट गए। अरे भोला की माँ, सुनती हो, मुझे भी रिक्शा चलाने का काम मिल गया। मगर तुम ये काम कैसे? अरे भोला की माँ, तू चाहती है कि हम कलकत्ता में धान उगाएं? तुम जनानी लोग का दिमाग में बस एक बात घुस जाता है तो सारा फिर निकलता नहीं। इन गुजरते गए कई महीने बाद हरिया के पास एक अपने रहने की एक जगह हो गई। उसके बच्चे भी स्कूल जाने लगे। हरिया की ज़िंदगी शहर के अमीर और गरीब सवारों के ज़रिया फलने फूलने लगी। हरिया को रिक्शा चलाते हुए 6 महीना भी नहीं हुए थे कि इस खबर ने हरिया और तमाम रिक्शा चलाने वालों पर एक बिजली सी गिरा दी। अरे सुखा, सुना तुमने? और मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अब वो इस रिक्शा को चलने नहीं देंगे। अरे इस साला मंत्री लोग ना आगे सोचता है ना पीछे, बस ऑर्डर कर देता। अब हम साला लोग कहाँ जाएंगे? अभी हरिया और सुखा बातें ही कर रहे थे कि एक और रिक्शा वाले ने सुखा और हरिया से मुखातिब करते हुए कहा, सुनो भाई,
कल कॉमरेड यूनियन की मीटिंग बुलाई है, हम सब लोग को वहाँ जाना है, चलना है। सुनो भाई, कल कॉमरेड यूनियन की मीटिंग बुलाई है, हम सब लोग को वहाँ जुटना है। दूसरे रोज़ शाम को मीटिंग का आगाज़ हुआ। कॉमरेड ने अपनी जोशीली तकरीर से रिक्शा वालों के खून में गर्मी पैदा कर दी और ऐलान कर डाला कि अगले महीने से रिक्शा हड़ताल। जब हरिया को हड़ताल की बात समझ में नहीं आई तो सुखा ने उसे बताया कि हम रिक्शा ना चलाकर अपनी मांग के लिए शोर करेंगे। तो हरिया की समझ में ये बात फौरन आ गई। आज हड़ताल को 3 महीने गुजर चुके थे। घर में खाने के लाले पड़ रहे थे। हरिया और सुखा और दूसरे रिक्शा वाले रोज़ झंडा उठाए यही नारा लगाते हुए नजर आते, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी कर। मगर मंत्री उनकी आवाज़ क्या सुनते, खाक सुनते। उनका काम था सिर्फ ऑर्डर देना, तो उन्होंने ऑर्डर देकर सारे मजदूरों की हड़ताल करा दी। इधर कई रोज से कॉमरेड भी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में शहर से बाहर थे। हरिया की हिम्मत धीरे धीरे पस्त होती जा रही थी। वो अब झंडे के बोझ को संभालने से कासिर था। दिन भर धरना पर बैठने के बाद घर लौटता तो अपना चेहरा शर्म से छुपाए चुपके से सो जाता। आज हरिया ने ठान लिया था कि अब वो फिर अपना रिक्शा दौड़ाएगा। उसने अपना रिक्शा साफ सुथरा किया और सड़क पर निकल पड़ा। लोग हैरत से रिक्शा वाले को देखते और सवारी करने से गुरेज करते। अभी हरिया को कुछ ही फासला तय कर पाया था कि एक पुलिस वाले ने हरिया को गिरफ्तार कर लिया। हरिया को जेल में पड़े हुए कई दिन हो गए थे। आखिर एक दिन सुखा हरिया से मिलने आया और उसकी बेबसी पर अफसोस का इजहार करने लगा। हरिया ने सुखा से पूछा, तुमने कॉमरेड से मेरे छुड़वाने की बात की? सुखा ने कहा, कॉमरेड तुमसे बहुत नाराज है और कह रहे थे कि साला जेल में ही इसका दिमाग ठीक होगा। आज हरिया जैसे ही जेल से बाहर आया वो तेज़ी से अपने घर की तरफ चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक जुलूस पर उसकी नज़र पड़ी। कॉमरेड नारों की गूंज में और झंडों के दरमियान शान से चले जा रहे थे। हरिया से रहा न गया। उसने तेज़ी से दौड़कर कॉमरेड को गले से दबोच लिया। जुलूस के लोगों ने कुछ ही लम्हों में हरिया को कॉमरेड से अलग करके उसके झंडे वाले डंडे से इतना मारा कि वह लहू लहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और इस तरह देखते ही देखते हरिया बेचारे ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। दूसरे दिन तमाम अखबारों में जली हरफों से ये शेर सुर्खियाँ लिखी हुई थी कि रिक्शा मजदूरों और हक्काम का बाहमी कामयाब इजलास हुआ जिसमें मजदूरों की मांगों पर गौर व ख़ास करने का फ़ैसला कर लिया गया। रिक्शा वालों की एहतजाजी हड़ताल अब शहर में दम तोड़ चुकी थी। दोस्तों, अभी आप इसम राशिद की अदबी दुनिया में एक बहुत ही मुझे जो बहुत पसंद था अफसाना, वो अफसाना आज मैं आपके सामने पेश करने के लिए हाजिर हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अफसाना आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। मैं फ़हीम अख्तर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और सब उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आज इस अफसाने को पढ़ने की वजह यह है कि मुझे जब ये इल्म हुआ
कि आपके इस अफ़साने को अरबी ज़बान में डॉक्टर वला जमाल अल-असीली ने इसका तर्जुमा अरबी में किया है, और आप अरबी ज़बान में के जानने वालों के बीच अनजाने नहीं रहे, बल्कि एक बहुत बड़े अफ़साने निगार के सामने के रूप में आप वहाँ उभर कर सामने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये अफ़साना जिस तरह से उर्दू में और हिंदी में इतना मकबूल हुआ है, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि इस अफ़साने के ऊपर कि ये अफ़साना आपको मिस्र में, अरबिक दुनिया में आपकी पहचान एक अलग तरीके से कराएगी, और एक अजीम अफ़साना निगार के तौर पर आप वहाँ भी जाने जाएंगे। इस तब तक के लिए मैं आप सब से, अपने अफ़साना निगार जनाब फ़हीम अख्तर साहब से, और तर्जुमा निगार मोहतरमा जिन्होंने इस ड्रामे को अरबिक ज़बान में ट्रांसलेट किया है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और अफ़साने के साथ, किसी और हस्ती के साथ, फिर किसी और मज़मून के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका अपना उर्दू दुनिया, एसएम राशिद की उर्दू दुनिया को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।